हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं संजय। इस वीडियो में हम 30 मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फ्रॉम CTET पेपर 1, जो कि 7 जनवरी 2022 को कंडक्ट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ CTET दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन। और इस सीरीज़ में हम हर एक सब्जेक्ट से 690 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे बोथ इंग्लिश और हिंदी वर्जन्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दीनू एक स्पाइसेस का बिजनेस स्टार्ट करता है और वो 10 किलोस ऑफ टर्मरिक पाउडर, 8 केजीज ऑफ चिली पाउडर और 15 किलोस ऑफ कोरिएंडर पाउडर खरीदता है बेचने के लिए। और वो इस पाउडर के छोटे छोटे पैकेट्स बनाते हैं ऑफ 20 ग्राम्स ईच। तो हमें कैलकुलेट करना है कि ये 20 ग्राम्स के वो कितने पैकेट्स बना सकता है ये स्पाइसेस से। तो पहले हम टोटल क्वांटिटीज़ को ऐड कर लेते हैं। पहला है 10 किलोस, फिर 8 किलोस, फिर 15 किलोस। तो इसे ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 33। और ये 33 जो है वो किलोस में है, यानी इसे हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पे मिलता है 33,000। अब 33,000 ग्राम्स है तो इसे हमें 20 ग्राम्स के पैकेट्स में डिवाइड करना है। तो इसे डिवाइड बाय 20 कर लेते हैं। तो इसका मतलब है 1650। तो वो 1650 पैकेट्स बना सकते हैं ऑफ 20 ग्राम्स ईच। तो करेक्ट आंसर है 1650। ये चार्ट एक स्कूल के 5 टीचर्स के हाइट और वेट को दिखाता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है विनीत इज लॉन्गेस्ट बट हिज वेट इज लेस देन अमन, यानी विनीत इन सब से हाइट में ज़्यादा है बट उसका वेट जो है वो अमन से कम है। अब यहाँ पे सारे टीचर्स के हाइट को देखते हैं तो विनीत सबसे टॉल है 6 फीट 1 इंचेस, तो ये पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन बट हिज वेट इज़ लेस देन अमन, अगर अमन का वेट और विनीत का वेट कंपेयर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अमन का वेट एक्चुअली कम है, विनीत का नहीं। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, रोहिणीज हाइट इज 6 इंचेस लेस देन कविता's हाइट। तो यहाँ पे रोहिणी का हाइट है 4 फीट 10 इंचेस और कविता का हाइट है 5 फीट 2 इंचेस। तो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 4 इंचेस है, 6 इंचेस नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट, सम ऑफ राधिका एंड विनीत्स वेट इज लेस देन द सम ऑफ अमन एंड कविता's वेट। सो राधिका का वेट कितना है? राधिका का वेट है 55.5 किलोस और विनीत का वेट कितना है? विनीत का है 72.5 किलोस। तो इनको ऐड करते हैं तो 8 12 सो 128। अब अमन और कविता का वेट ऐड करके देखते हैं। अमन का वेट यहाँ पे है 67 और कविता का वेट यहाँ पे है 60, तो 127 यहाँ पे आता है। यानी कि द सम ऑफ राधिका एंड विनीत्स वेट इज़ मोर देन द सम ऑफ अमन एंड कविता's वेट, लेस नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब इसको चेक करके देख लेते हैं। रोहिणीज वेट इज़ 3/4 ऑफ कविता's वेट। अब रोहिणी का वेट कितना है? रोहिणी का वेट है 45 किलोस यहाँ पे। और कविता का वेट कितना है? कविता का वेट है 60 किलोस। तो 15 3 15 4 सो 3/4। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, यानी 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC और PQR, जिनका पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर्स एंड 30 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली है। तो अब हमें देखना है कि दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का मतलब क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स यानी ट्रायंगल के तीनों साइड जो है वो इक्वल है। अगर ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल है तो उनके अंदर के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अब ABC का अगर पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर है, यानी कि 5 5 5, तो आप देख सकते हैं कि जो इंटीरियर एंगल्स है वो भी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री ही होंगे। और अगर PQR का पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, यानी कि 10 10 और 10, तो यहाँ पे भी इंटीरियर एंगल्स जो है वो 60 60 60 डिग्री ही है। अब पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ABC इज लेस देन ईच इंटीरियर एंगल ऑफ PQR। ये गलत है क्योंकि लेस देन नहीं है, दोनों के इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ PQR इज हाफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ABC। ये भी गलत है क्योंकि दोनों के इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ABC एंड PQR आर इक्वल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
और ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पी क्यू आर इज डबल ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए बी सी, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में हमेशा जो इंटीरियर एंगल्स है वो 60, 60, 60 डिग्रीज ही रहेंगे। इस क्वेश्चन में 4 शेप दिए गए हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। और हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम इन शेप्स को हाफ टर्न घुमाते हैं तो इनमें से कौन से शेप्स एग्जैक्टली वैसे ही दिखेंगे जो टर्न करने से पहले दिखते थे। अब पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये हाफ टर्न क्या होता है। एक फुल टर्न जो है वो 360 डिग्रीज होता है, तो हाफ टर्न 180 डिग्रीज हो गया। तो इसका मतलब है अगर हम इन शेप्स को 180 डिग्रीज घुमाते हैं तो इनमें से कौन से शेप वैसे ही दिखेंगे जो टर्न करने से पहले दिखते थे। एक स्क्वायर को अगर हम 180 डिग्रीज घुमाते हैं तो वो सेम ही दिखेगा। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को अगर हम 180 डिग्रीज घुमाते हैं तो वो सेम नहीं दिखेगा। एक रेक्टेंगल को अगर हम 180 डिग्रीज घुमाते हैं तो वो पहले जैसे दिखेगा। और एक पैरेललोग्राम भी अगर हम 180 डिग्रीज घुमाते हैं तो पहले जैसे दिखेगा। तो इसका मतलब है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल छोड़ के बाकी सारे शेप्स जो है वो वैसे ही दिखेंगे जो टर्न करने से पहले दिखते थे। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑल शेप्स एक्सेप्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स, और इनका एवरेज जो है वो 15 है। यानी कि इन सब नंबर्स को अगर हम ऐड करके डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो हमें मिलता है 15। क्योंकि ये 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है और इनका एवरेज जो है वो 15 है, तो इसका मतलब है कि बीच वाला नंबर जो है वो 15 होना चाहिए। इसका मतलब है इसके बाद वाले नंबर जो है वो 16 और 17 होंगे, इसके पहले वाले 14 और 13 होंगे। अब व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स। अब हमें 13 और 17 को ऐड करना है। 13 और 17 को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 30, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। हर बार जब वो खाना पकाता है तो विशाल 30 ml ऑफ कुकिंग ऑयल यूज़ करता है और वो दिन में 3 बार खाना पकाता है। तो 4.5 मंथ्स में वो कितना ऑयल यूज़ करता है ये हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे दिया गया है कि हम 1 मंथ में 30 डेज ले सकते हैं। तो पहले तो एवरी डे वो कितना ऑयल यूज़ करता है, 30 ml एवरी टाइम और 3 टाइम्स इन ए डे, यानी 30 × 3, तो एवरी डे वो यूज़ करता है 90 ml। अब 4.5 मंथ्स में कितने डेज होते हैं। अब यहाँ पे एवरी मंथ हम 30 डेज ले सकते हैं, तो कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं 30 डेज × 4 मंथ्स पहले करते हैं, ये हो गया 120 डेज, और फिर 30 डेज × हाफ मंथ यानी कि 15 डेज। तो 4.5 मंथ्स में 135 डेज होते हैं। अब 135 डेज में वो कितना ऑयल यूज़ करता है, क्योंकि हर दिन वो 90 ml यूज़ कर रहा है, तो 135 × 90 हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे मिलता है 12150 और ये ml में है। तो इन टोटल 4.5 मंथ्स में वो 12150 ml ऑयल यूज़ करता है। क्योंकि ये ml में है तो इसे हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सारे ऑप्शंस जो है आंसर ऑप्शंस वो लीटर्स में है। तो इसे हमें 1000 से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब है कि यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, तो 12 लीटर्स और 150 ml हो गया। तो आंसर यहाँ पे है 12 लीटर्स और 150 ml। ऑन ए हॉलीडे मेरी वेक्स अप एट 9 AM, यानी मेरी छुट्टी पे है और वो सुबह के 9 बजे उठती है और वो दोपहर को 2 बजे लंच करती है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि 9 AM को और 2 PM को अगर हम उसकी घड़ी को देखते हैं तो घड़ी के जो हैंड्स है, कांटे हैं, उनके बीच में क्या एंगल है। तो 9 AM जो है वो घड़ी में ऐसा दिखता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांटों के बीच में राइट एंगल है, यानी 90 डिग्रीज। तो आंसर में पहला ऑप्शन जो है वो 90 डिग्रीज या फिर राइट एंगल होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 को एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन 3 को भी एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं। अब 2 PM जो है, अगर ये 90 डिग्रीज है तो इसका मतलब है 30, 30, 30, यानी 2 PM को 30 + 30 60 डिग्रीज होता है दोनों कांटों के बीच वाला एंगल। तो इसका मतलब ही ये है अक्यूट एंगल। तो ऑप्शन 4 जो कि राइट एंगल और अक्यूट एंगल बोल रहा है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रेखा कुछ पेपर के क्यूब्स बना रही है और
वो 12 क्यूब्स बनाती है और एक एक क्यूब का जो एक एक साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। अब ये 12 क्यूब्स को उसे एक का बॉक्स में डालना है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि अगर ये सारे 12 क्यूब्स एक ही बॉक्स में डालना है तो उस बॉक्स का वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमें एक एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि क्यूब का एक एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ भी 10 सेंटीमीटर है और हाइट भी 10 सेंटीमीटर है, यानी हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो है 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब उसके पास 12 क्यूब्स है, 12 क्यूब्स। इसका मतलब है कि हमें 1000 इंटू 12 करना पड़ेगा, यानी 12,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये 12 क्यूब्स का जो वॉल्यूम है टोटल वो है 12,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये 12 क्यूब्स को डालने के लिए जो बॉक्स हम यूज़ करेंगे उसका भी वॉल्यूम एटलीस्ट 12,000 क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसका मतलब है आंसर ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। केरला संपर्क क्रांति ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलता है ऑन 30 अक्टूबर एट 13:10 और ये उसका डेस्टिनेशन कोचुवेली पहुंचता है ऑन 1 नवंबर एट 3:20। तो हमें इसका टोटल ट्रैवल टाइम कितना है इस ट्रेन का वो हमें कैलकुलेट करना है। अब ये ट्रेन जो है वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलता है ऑन 30 अक्टूबर और ये कितने बजे निकलता है 13:10 को, और ये कोचुवेली पहुंचता है ऑन 1 नवंबर और ये कितने बजे पहुंचता है, ये 3:20 को पहुंचता है। अब अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, यानी कि ये 31 को भी ट्रैवल कर रहा था ये ट्रेन। अब अगर ये 13:10 को निकलता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो ये रात के 12 बजे तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये ट्रैवल कर रहा था। तो इसका मतलब है 30 को ये 10 आवर्स और 50 मिनट्स चला, और 31 अक्टूबर को अगर हम रात के 12 बजे से 30 के 12 बजे से शुरू करते हैं तो ये पूरा दिन ट्रैवल करता रहा रात के 12 बजे तक, यानी कि 31 को ये कंप्लीट 24 आवर्स ये ट्रेन ट्रैवल करता रहा। और 1 नवंबर को अगर हम रात के 12 बजे से कैलकुलेट करते हैं तो ये 3:20 को उसका डेस्टिनेशन पहुंचता है कोचुवेली, यानी कि 1 नवंबर को ये 3 आवर्स और 20 मिनट्स ये ट्रेन ट्रैवल कर रहा था। तो अब अगर हम इन तीनों टाइम्स को अगर ऐड कर देते हैं तो 0, 5, 6, 7, क्योंकि ये मिनट्स है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे और 1 आवर इस तरफ मूव कर लेंगे, तो इसका मतलब है 8 और 3। तो ये ट्रेन इन टोटल इन 3 दिनों में 38 आवर्स और 10 मिनट्स ट्रैवल करता रहा। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि दिए गए 4 नंबर्स में से जो लार्जेस्ट नंबर है सबसे बड़ा और जो स्मॉलेस्ट नंबर है सबसे छोटा, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। अब इन 4 नंबर को अगर हम क्विकली कंपेयर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 1101 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है और 1001 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी कि हमें इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालना है। तो 1101 माइनस 1001, तो ये हो गया 100। इसका मतलब है आंसर ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा है। अब इस सीरीज़ को अगर हम गौर से देखते हैं तो 2 इंटू 1/2 जो है ये 1 होता है, 1 इंटू 1/2 1/2 होता है, 1/2 इंटू 1/2 1/4 होता है, यानी यहाँ पे हर एक नंबर को 2 से डिवाइड किया गया है और उससे अगला नंबर मिलता है। तो हमें 1/4 को भी 2 से डिवाइड करना है, यानी इसे हम हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/2 से। तो 1/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8। तो इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट नंबर है वो है 1/8। तो ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में कुछ फ्रूट्स के रेट लिस्ट को दिया गया है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, गलत है। पहला स्टेटमेंट है प्राइस पर केजी ऑफ बनाना एंड गोवा टुगेदर इज मोर देन द प्राइस ऑफ मैंगो। अब बनाना का प्राइस कितना है, यह है 60, और गोवा का प्राइस कितना है, यह है 45। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 105। और मैंगो का प्राइस कितना है, मैंगो का प्राइस है 75, और
105 डेफिनेटली 75 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑरेंज प्राइस पर केजी इज़ 3/4 ऑफ मैंगोज प्राइस। तो ऑरेंज का प्राइस कितना है 50, तो यहाँ पे 50 लिख लेंगे। और मैंगो का प्राइस कितना है, मैंगो है 75, यानी यहाँ पे 75 लिख लेंगे। फिर 25 2 ज़ा 25 3 ज़ा, यानी कि ऑरेंजेस जो है वो मैंगोस के प्राइस से 2/3 है, 3/4 नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। नेक्स्ट, प्राइस पर केजी ऑफ बनाना एंड मैंगो टुगेदर इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ एप्पल्स। अब बनाना का प्राइस कितना है 60 है, तो यहाँ पे 60 लिख लेंगे। और मैंगो का कितना है, मैंगो का है 75, यानी 135। अब इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ एप्पल्स, एप्पल का प्राइस कितना है, वो है 135, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एप्पल्स आर 3 टाइम्स कॉस्टलियर देन गोवास। अब गोवास का प्राइस कितना है 45, तो 3 टाइम्स का मतलब है 45 इंटू 3, यानी 135। तो एप्पल्स आर 3 टाइम्स कॉस्टलियर देन गोवास, ये करेक्ट है क्योंकि एप्पल्स है 135 पर किलो, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो क्योंकि हमें कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है ये आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन 2। इस क्वेश्चन में हमें एक प्रॉब्लम दिया गया है जिसको हमें सॉल्व करना है, और यहाँ पे हम बोर्ड मास रूल का यूज़ करेंगे। यानी पहले हम देखेंगे कोई ब्रेसेस या फिर ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसे इग्नोर करेंगे। क्या कुछ ऑर्डर्स या फिर पावर्स है, नहीं, तो इसे भी इग्नोर करेंगे। क्या कोई डिवीजन है इस प्रॉब्लम में, हाँ एक डिवीजन है यहाँ पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाई 5 18 होता है। और क्या इसमें कोई मल्टीप्लिकेशंस है, हाँ मल्टीप्लिकेशंस है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, इसका मतलब है 24.4 इंटू 5 ये होता है 122, और 25.5 इंटू 4 ये होता है 102। अब इसके बाद में हम एडिशन देखते हैं, क्या इसमें कोई एडिशन है, नहीं, इसके बाद में हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो इस प्रॉब्लम को हम इस तरह लिख सकते हैं 122 माइनस 18 माइनस 102, और इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है 120। सो 122 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। इन 3 नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें इनका सम मिलता है। तो उस सम में से हमें कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है ताकि रिजल्ट जो है वो 250000 हो। यहाँ पे हम कुछ सिंपल नंबर्स को भी सब्स्टिट्यूट करके इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे 1 2 और 3 होते हैं तो इस 1 2 3 के सम में से हमें कौन सा नंबर डिडक्ट करना पड़ता ताकि रिजल्ट जो है वो 4 होता। यानी कि 1 + 2 + 3 माइनस वॉट नंबर इज इक्वल टू 4, तो 6 माइनस वॉट नंबर इज इक्वल टू 4। अब 6 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आना चाहिए था। तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्चुअली 2 होना चाहिए था। तो इसी तरह से अगर हम 99090 प्लस 90990 प्लस 90099 इन 3 नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 280179। तो इसमें से हमें कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है ताकि आंसर जो है वो 250000 हो। यानी कि हमें 250000 को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो -250,000, तो 9710 और 3, तो आंसर है 30179। 25 मिलियन को इंडियन नंबर सिस्टम में किस तरह से लिखा जा सकता है। अब 1 मिलियन जो है वो 1 फॉलोड बाय 6 जीरोस होता है, यानी कि 25 मिलियन जो है वो 25 फॉलोड बाय 6 जीरोस होना चाहिए। तो अब इंडियन नंबर सिस्टम में हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स और क्रोर्स, यानी कि यहाँ पे 2 crores और 50 lakhs है। तो 2 crores एंड 50 lakhs इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग
could not be a contributing factor towards underachievement in mathematics। यानी अगर कुछ बच्चे मैथमेटिक्स में अंडर अचीव कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा एक फैक्टर है जो इसका वजह नहीं हो सकता, नॉट ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। अब सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो डेफिनेटली एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। जैसे कि अगर एक बच्चा है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फैमिली से आता है, तो उसको शायद वो सारे फैसिलिटीज़, वो सारा रिसोर्स सपोर्ट नहीं मिलता जो एक अफ्लुएंट फैमिली से आने वाले बच्चे को मिलता है। तो इस वजह से शायद वो मैथ्स में अंडर अचीव कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। और टीचर्स बिलीव्स अबाउट द स्टूडेंट्स। अब टीचर का जो कॉन्फिडेंस है स्टूडेंट्स पे, वो उसके टीचिंग में दिख जाता है और उसके वजह से बच्चों के लर्निंग पे डेफिनेटली एक असर पड़ता है। अगर टीचर कॉन्फिडेंट है तो बच्चे भी बहुत ही एंथुजियाज्म से, बहुत ही इंटरेस्ट से वो सब्जेक्ट को समझ पाते हैं, वो सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, वो सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। अगर टीचर ये मान के चलती है कि ये बच्चे ये सब्जेक्ट नहीं सीख पाएंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, तो ये भी उसके टीचिंग में दिख जाएगा और बच्चों का भी इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है और बच्चे भी वो सब्जेक्ट को ठीक से सीख नहीं पाते। तो इसका मतलब है टीचर्स बिलीफ और टीचर्स कॉन्फिडेंस जो है वो बच्चों के परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली असर करता है। और लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि अगर बच्चों को इंग्लिश में डिफ़िकल्टी है, तकलीफ़ है और वो समझ नहीं पा रहे हैं और टीचर सिर्फ इंग्लिश में मैथमेटिक्स सिखा रही है, तो बच्चे समझ नहीं पा रहे कि टीचर क्या सिखा रही है, तो इसके वजह से शायद वो अंडर अचीव कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो लैंग्वेज भी एक फैक्टर हो सकता है। तो अब बचता है जेंडर। अब मैथमेटिक्स सीखने के लिए जेंडर का कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मेल हो या फीमेल हो, मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स होता है और मेल और फीमेल चिल्ड्रन दोनों मैथमेटिक्स को इक्वली सीख सकते हैं और दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। तो इसका मतलब है जेंडर जो है वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एनसीईआरटी के गाइडलाइंस के अनुसार, एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार इनमें से कौन सा एक लर्निंग आउटकम है जो ग्रेड 3 के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए या तो आप एनसीईआरटी का सिलेबस और गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं और उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रेड 3 के लिए लर्निंग आउटकम या फिर ग्रेड 3 के सिलेबस में नहीं होता। या फिर अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं और देखते हैं कि इनमें किस तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज़ किया गया है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मैथमेटिकल जो प्रोसेस है वो ग्रेड 3 में सिखाया नहीं जाता। जैसे कि लास्ट वाले ऑप्शन में 2 × 3 × 3 × 2 है, यानी ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और ये डेफिनेटली ग्रेड 3 में सिखाया जाता है। और इफ़ ए बस कैन कैरी 40 चिल्ड्रन एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन 3 buses कैरी, यानी ये भी सिंपल 40 × 3 वाला मल्टीप्लिकेशन है जो कि ग्रेड 3 में सिखाया जाता है। और आइडेंटिफाई द नेक्स्ट लेटर इन द सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस को अगर हम देखते हैं तो ए और बीच में बी और सी होना चाहिए, तो डी, फिर ई और एफ, जी। तो इस तरह से दो अल्फ़ाबेट्स को स्किप करके ये पैटर्न जो है चल रहा है और पैटर्न्स और पैटर्न रिकग्निशन जो है वो ग्रेड 3 में सिखाया जाता है। तो ये भी लर्निंग आउटकम में होना चाहिए। अब ऑप्शन 1 जो है ये फ्रैक्शंस की बात कर रहा है। प्रूव दैट 1/3 इज़ द सेम एज 2/6। अब फ्रैक्शंस जो है वो टिपिकली ग्रेड 4 में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ग्रेड 3 में नहीं। तो फ्रैक्शंस इज़ नॉट एन एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम एट ग्रेड 3, यानी फ्रैक्शंस जो है वो ग्रेड 3 के सिलेबस में टिपिकली नहीं होता। एक टीचर अपने क्लास में डिवीजन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहती है, तो इनमें से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी हो सकता है जो कि इस इंट्रोडक्टरी क्लास में टीचर यूज़ कर सकती है। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो एक अच्छा एग्जाम्पल है डिवीजन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए या फिर कोई भी ऐसे सिमिलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, वो ये है कि एग्जाम्पल्स हमेशा रियल लाइफ से होने चाहिए, जो कि बच्चे एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फिर जो उन्होंने रियल लाइफ में देखा हुआ है। तो अब सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 2। अब आप डिवीजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो ऑलरेडी आप अगर डिवीजन का क्वेश्चन बोल रहे हो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बच्चों को अगर डिवीजन ही नहीं आता तो वो इस क्वेश्चन को किस तरह से आंसर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो ये बेहतर या फिर अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट, इफ़ यू ट्राई टू डिवाइड 100 बुक्स अमंग 3 people, हाउ मेनी बुक्स विल बी लेफ्ट विथ मी।
यहाँ पे आप ना सिर्फ डिवीजन की बात कर रहे हो बट डिवीजन विथ रिमाइंडर की बात कर रहे हो, क्योंकि अगर आप 100 को 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है। तो ये डेफिनेटली अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट, हाउ मच वर्क विल बी कंप्लीटेड इन अ सिंगल डे इफ अ पर्सन टेक्स 10 days टू कंप्लीट अ टास्क। ये डिवीजन प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो सिनारियो है, ये जो सिचुएशन है, ये बच्चे इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। लास्ट वाला है, योर मदर हैज़ 9 pencils. शी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट दम इक्वली अमॉन्ग यू, योर ब्रदर एंड योर सिस्टर. हाउ मेनी पेंसिल्स विल यू गेट? यानी माँ के पास 9 पेंसिल्स है, 9 पेंसिल्स है, और वो 3 बच्चों के बीच में इस पेंसिल्स को डिवाइड करना चाहती है। तो ये सिचुएशन जो है, ये बच्चे इससे रिलेट कर पाते हैं, और शायद ये एक्सपीरियंस भी उन्होंने किया होगा, क्योंकि घर में कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के पास अगर कुछ टॉयज़ है, चॉकलेट्स है जो बच्चों में डिवाइड करना चाहते हैं, तो बच्चे खुद कैलकुलेट कर लेते हैं कि मुझे कितना मिलना चाहिए, उसे कितना मिलना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल जो है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4। अगर हम देखते हैं कि बच्चे जो है प्रीवियसली मैथमेटिक्स में फेलियर रेट उनका बहुत ही ज़्यादा था, दैट इज़ स्टूडेंट्स फेलियर इन मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा था, तो इसके पीछे मेजर रीज़न जो है वो एक असेसमेंट प्रोसेस में एक खामी थी, एक डिफेक्ट था। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा एक जो स्टेटमेंट है वो एक प्रॉब्लम विद द असेसमेंट प्रोसेस है, जिसके वजह से बच्चे मैथमेटिक्स में फेल हो जाते थे। So major reason for the students' failure in mathematics is because our assessment process does which of the following. तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि gives more weightage to formative assessment than summative assessment. तो आप पहले याद कीजिए कि जब आप स्कूल में थे तो क्या क्या होता था। तो जब आप स्कूल में थे तो फाइनल एग्ज़ाम पे या फिर मिड टर्म एग्ज़ाम पे बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तो इसके वजह से बहुत सारा एंग्जाइटी होता था स्टूडेंट्स को, और अननेसेसरी टेंशन होता था। इसके वजह से बच्चों को एग्ज़ाम फेवर हो जाता था और उनका परफॉर्मेंस एक्चुअली कम हो जाता था। तो इसका मतलब है कि समेटिव असेसमेंट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने से, यानी फाइनल एग्ज़ाम या फिर मिड टर्म एग्ज़ाम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने से बच्चों का परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाता है। अब वेटेज ऑन फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी जिसके थ्रू हम बच्चों के नॉलेज को फॉर्म करना चाहते हैं। तो वेटेज ऑन फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्चुअली रिकमेंडेड है, और वेटेज ऑन समेटिव असेसमेंट नॉट रिकमेंडेड है। बट ये स्टेटमेंट उल्टा बोल रहा है, तो इसका मतलब है ये रीज़न फॉर फेलियर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इंक्लूड्स मोर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको मार्क्स तभी मिलते हैं जब आप करेक्ट आंसर चूज करते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको वो प्रोसेस का भी मार्क्स मिल सकता है, फार्मूला का भी मार्क्स मिल सकता है, और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, और करेक्ट आंसर के लिए भी कुछ मार्क्स होते हैं। इसका मतलब है कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट सीख रहे हो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली रिकमेंडेड है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो इंक्लूडिंग मोर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक्चुअली रिकमेंडेड है रादर देन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और ये स्टेटमेंट उसका उल्टा बोल रहा है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, लास्ट वाला देखते हैं, एम्फसाइजेस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग दैन रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस। अब अगर रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस यूज़ कर रहे हैं, यानी मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस यूज़ कर रहे हैं, और असेसमेंट सिर्फ इस बात पे कर रहे हैं कि बच्चे कितने फार्मूलाज याद कर पा रहे हैं या कितने प्रोसेस याद कर पा रहे हैं, तो ये एक्चुअली नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि हमें बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंकरेज करना चाहिए, ना कि उनके फार्मूला रिकॉल करने का या फिर फार्मूला मेमोराइज करने के पावर का। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली जो रिकमेंडेड प्रोसेस है उसका उल्टा बोल रहा है, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 3, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ये ऑप्शन बोल रहा है कि एम्फसाइजेस ऑन टेस्टिंग प्रोसीजरल नॉलेज एंड फैक्ट्स दैन मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग एंड एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड। यानी कि जो प्रीवियस असेसमेंट प्रोसेस था वो ज़्यादा एम्फेसिस या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था प्रोसीजरल नॉलेज को, यानी प्रोसेस को, और फैक्ट्स यानी मेमोराइजेशन को, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए था फॉर मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग, यानी मैथमेटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ और रीजनिंग एबिलिटीज़ को इनक्रेज करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रोसीजरल नॉलेज और फैक्ट्स को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, इसके वजह से बच्चे मैथ्स में फेल हो जाते थे। और अगर आप अभी जो NCF और NEP देखते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि
अभी जो करिकुलम है उसका मेन जो एम है वो है मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग, यानी बच्चे मैथमेटिकल व्यू पॉइंट से चीज़ों को देखें और उनके रीजनिंग एबिलिटीज़ को इनक्रेज करना है। तो इसका मतलब है जो प्रीवियस असेसमेंट प्रोसेस था, जो पहले वाला असेसमेंट प्रोसेस था जो आपके स्कूल के ज़माने में होता था, वो गलत इसलिए था क्योंकि वो प्रोसीजरल नॉलेज और फैक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। तो ये रीज़न फॉर फेलियर है। मिस्टर राजू वांटेड टू बिल्ड नंबर सेंस, यानी मिस्टर राजू एक टीचर जो है वो अपने ग्रेड 3 के स्टूडेंट्स के मन में एक नंबर सेंस बिल्ड करना चाहते थे। तो इनमें से कौन सा एक्टिविटी जो है वो इस ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट एक्टिविटी है नंबर सेंस बिल्ड करने के लिए? अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम कुछ बेसिक कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमको एक बेसिक आइडिया है कि आजकल स्कूल में किस तरह का सिलेबस फॉलो किया जाता है मैथमेटिक्स में, तो उसके बेसिस में भी हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, गिविंग बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट ए नंबर एज 100, 10s एंड 1s। अब जब बच्चे नंबर्स के बारे में सीख रहे हैं, राइट, सीनियर केजी में, ग्रेड 1 में या फिर ग्रेड 2 में, तभी ये एक्टिविटी उनसे करवाया जाता है, क्योंकि जब नंबर्स के बारे में सीख रहे हैं तो वो 100s के बारे में, 10s के बारे में और 1s के बारे में सीखेंगे। तो ये एक्टिविटी जो है ये बहुत ही सिंपल है ग्रेड 3 स्टूडेंट्स के लिए, तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, आस्किंग स्टूडेंट्स टू एस्टिमेट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन देयर होल स्कूल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्लासेस। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि स्कूल में कितने सारे ग्रेड्स है और एक एक ग्रेड में कितने सेक्शंस है, और हमें एक एस्टिमेट करना पड़ेगा कि अगर इतने ग्रेड्स है और इसमें इतने सेक्शंस है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो ये ग्रेड 3 के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, आस्किंग स्टूडेंट्स टू क्लाइंब अप ए सेट ऑफ स्टेयर्स काउंटिंग 1 नंबर फॉर ईच स्टेयर, यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे अगर हम काउंट कर रहे हैं, ये तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, और इस एक्टिविटी को या तो सीनियर केजी में या ग्रेड 1 में ही कंप्लीट किया जाता है। तो ये ग्रेड 3 के लिए बहुत ही सिंपल है और इसे भी हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो कि करेक्ट आंसर होना चाहिए, वो है ऑप्शन 1। यहाँ पे बोल रहे हैं कि टेकिंग ए जार ऑफ मार्बल्स, यानी कि एक जार, एक बॉटल है जिसमें कुछ मार्बल्स है, और बच्चों से ये पूछा जा रहा है कि इस जार में कितने मार्बल्स हैं, उन्हें गेस करना है। अब यहाँ पे बच्चों को नंबर्स के बारे में ऑलरेडी एक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट, उनको वॉल्यूम के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक मार्बल को देखते हैं और उसका साइज़ देखते हैं तो उनको एक मेंटल एस्टिमेट बनाना पड़ता है कि अगर एक मार्बल का साइज़ इतना है तो इस जार में कितने मार्बल्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे वो कुछ मैथमेटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और नंबर सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, नंबर ऑफ मार्बल्स को गेस करने के लिए। तो दिए गए एक्टिविटीज़ में से ऑप्शन 1 जो है ये बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट एक्टिविटी है नंबर सेंस बिल्ड करने के लिए इन ग्रेड 3 स्टूडेंट्स। Which of these exercises will be most appropriate to show if your students have built the skill of estimating unknown quantities? यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो 4 एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिए गए हैं, 4 एक्सरसाइजेस जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक्सरसाइज या फिर एक्टिविटी हमें ये दिखा सकता है कि क्या हमारे क्लास के बच्चों को अननोन क्वांटिटीज़ को एस्टिमेट करना आता है कि नहीं। अब ये अननोन क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? जो नंबर या फिर जो आंसर हमें गूगल करने से नहीं मिलता, या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं है, या फिर कोई स्पेसिफिक इसका तरीका नहीं है, तो वो एक अननोन क्वांटिटी होता है। तो अब सारे ऑप्शंस को देखते हैं। पहला है ऐड 2 गिवन नंबर्स मेंटली एंड गिव एन अप्रॉक्सीमेट आंसर। अब यहाँ पे अगर आप 2 स्पेसिफिक नंबर्स दे रहे हो, फॉर एग्जांपल 35 और 45, तो इसका एक डेफिनेट आंसर निकलेगा 80। तो इसका मतलब है अगर आप 2 स्पेसिफिक नंबर्स दे रहे हो, उसे मेंटली ऐड करो या फिर कैलकुलेटर से ऐड करो, उसका एक स्पेसिफिक आंसर तो निकलेगा। अब यहाँ पे अगर आप बच्चे को बोलते हो कि इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालो और वो अप्रॉक्सीमेटली आंसर देता है, तो ये अप्रॉक्सीमेशन का एक्सरसाइज है, अननोन क्वांटिटी को एस्टिमेट करने का नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल यूजिंग एन इंच टेप। तो एक स्पेसिफिक टेबल है जिसको आपने मेजर करना है एक इंच टेप लेके, तो इस टेबल का एक डेफिनेट मेजरमेंट निकलेगा। तो इसका मतलब है कि ये अननोन क्वांटिटी नहीं है, राइट।
ये तब तक अननोन है जब तक आप इसे मेजर नहीं करते। तो इसका मतलब है ये अननोन क्वांटिटी नहीं है, ये मेजरमेंट का एक्सरसाइज है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, गेस द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन। अब डिस्टेंस टू द अर्थ टू द फ्रॉम द अर्थ टू द सन जो है, आप गूगल करोगे तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और ये अननोन क्वांटिटी या फिर अननोन नंबर नहीं है, ये नोन क्वांटिटी या फिर नोन नंबर है, तो ये भी एक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। नेक्स्ट, कम अप विथ द लाइकली नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर कॉलोनी। अब यहाँ पे हम एक अननोन क्वांटिटी से डील कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके कॉलोनी में कितने बच्चे हैं, और इसका कोई डेफिनेट फार्मूला भी नहीं है पता करने के लिए, और इसका आंसर आपको गूगल करने से या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है आपको पहले एस्टिमेट करना होगा कि आपके कॉलोनी में कितने घर है, और ऑन एन एवरेज एक एक घर में कितने बच्चे हो सकते हैं। तो इसका मतलब है आपको नंबर ऑफ हाउसेस इनटू अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर हाउस। तो ऐसा कोई एक रफ फार्मूला बना के आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा। तो यहाँ पे लाइकली नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर कॉलोनी ये एक अननोन क्वांटिटी है। तो अगर बच्चे इस क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं या फिर इस एक्सरसाइज को वो कंप्लीट कर पाते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि हाँ, बच्चों को अननोन क्वांटिटीज एस्टिमेट करना आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस, यानी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। अब हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से मैथमेटिक्स में कई सारे प्रोसेस होते हैं, और कुछ बेसिक प्रोसेस होते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और भी प्रोसेस होते हैं जैसे फैक्टराइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन, विजुअलाइजेशन, कंपैरिजन। ये भी मैथमेटिकल प्रोसेस है। लेकिन रोट मेमोराइजेशन जो है वो मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। और रोट मेमोराइजेशन का मतलब है रट्टा मारना, यानी कि आप कुछ रिमेंबर कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आया है कि ये क्या है। जैसे कि अगर आपको 2 टेबल आता है और उसके बाद कन्वीनियंस के लिए आप 2 टेबल को मेमोराइज करते हो, तो वो होता है मेमोराइजेशन। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या है, बट आप उसको पूरा रट्टा मार के मेमोराइज कर लेते हो, तो वो होता है रोट मेमोराइजेशन। तो मेमोराइजेशन जो है वो एक मैथमेटिकल प्रोसेस हो सकता है, लेकिन रोट मेमोराइजेशन मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2। मिस्टर जावेद अपने क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, और मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या होता है। तो ये अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने 3 एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान किए हुए हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन दिए हुए एक्टिविटीज़ में से कौन सा बेस्ट एक्टिविटी है, कौन सा सेकेंड बेस्ट है, और कौन सा लीस्ट बेस्ट एक्टिविटी है। तो अगर हम सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो ऑप्शन 3 जो है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी है। यहाँ पे कुछ 2 रुपी कॉइन्स को लेना है और स्टैक्स ऑफ 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन्स बनाना है। अब जब हम स्टैक्स ऑफ कॉइन्स बनाते हैं तो पहले स्टैक में जो है अगर सिर्फ 1 कॉइन है तो वो 2 रुपीज़ होता है, अगर 2 कॉइन्स है तो वो 2 + 2 4 रुपीज़ होता है, अगर 3 कॉइन्स है तो 2 + 2 + 2 6 कॉइन्स होता है। तो इस तरह से हम बच्चों को मल्टीप्लिकेशन के बारे में, मल्टीपल्स के बारे में सिखा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में एक आइडिया दे सकते हैं। तो कोई भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए जो बेस्ट टेक्निक होता है वो है हैंड्स ऑन एक्टिविटी, हैंड्स ऑन फिजिकल एक्टिविटी। तो क्योंकि ऑप्शन 3 जो है वो एक हैंड्स ऑन एंड फिजिकल एक्टिविटी है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इसका मतलब है कि आंसर में फर्स्ट 3 होना चाहिए। तो हम ऑप्शन 1 को और ऑप्शन 3 को निकाल देंगे, क्योंकि ये दोनों 3 से शुरू नहीं होते। अब नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो है एक्सप्लेन द मल्टीपल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय स्किप काउंटिंग ऑफ ए नंबर। अब जब हम स्किप काउंटिंग यूज़ करते हैं तो हम बच्चों को एक पैटर्न दे रहे हैं जो कि वो रिकग्नाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 2 टेबल का एग्जाम्पल लेते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो इस तरह से हम स्किप काउंटिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक नंबर स्किप करके अगला नंबर लिख रहे हैं। जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हम नंबर्स को स्किप करके जिगजैग में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक पैटर्न है जो बच्चे रिकग्नाइज कर सकते हैं, राइट? और उनको मल्टीपल्स का
जो बेसिक आइडिया है वो उनको समझ में आता है इस पैटर्न के थ्रू। तो इसका मतलब है जो सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो सेकेंड बेस्ट है। तो करेक्ट आंसर में सेकेंड प्लेस में 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 4 जो 3 से शुरू होता है और नेक्स्ट 2 है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब पहला वाला है राइट द मल्टीपल्स ऑफ 2 ऑन ए ब्लैक बोर्ड एंड रिलेट देम टू ए रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब अगर 2 का मल्टीपल्स आप ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे तो बच्चों को पहले ये समझ में नहीं आएगा कि ये आपने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अगर उनको मल्टीप्लिकेशंस मल्टीपल्स का आइडिया नहीं है तो वो देख सकते हैं कि आपने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे, और उसके बाद अगर आप उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ अगर कनेक्ट करते हो तो शायद उनके समझ में आ जाएगा कि ये मल्टीपल्स क्या है। लेकिन दिए गए ऑप्शंस में से जो बेस्ट एक्टिविटी है वो ऑप्शन 3 है, उसके बाद ऑप्शन 2, फिर 1। तो आंसर चॉइस 4 जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक टीचर को अपने क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया इंट्रोड्यूस करना है, यानी बच्चों को एरिया के बारे में सिखाना है। अब टीचिंग शुरू करने से पहले बिफोर टीचिंग ये 4 एक्टिविटीज़ में से कौन सा एक्टिविटी मोस्ट सूटेबल होगा जिसके थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्लास में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेटरी एक्टिविटीज इज मोस्ट सूटेबल बिफोर टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। ये क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 4 एक्टिविटीज़ है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि अगर ये चारों एक्टिविटीज़ एरिया से संबंधित है, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया या फिर कैलकुलेशन ऑफ एरिया से संबंधित है, तो इनमें से कौन सा एक्टिविटी सबसे सिंपल है, क्योंकि वो सिंपलेस्ट एक्टिविटी के थ्रू हम कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्लास में। अब लास्ट वाला जो एक्टिविटी है वो बोल रहा है कि आस्किंग स्टूडेंट्स टू काउंट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन ए 2D शेप। अब 2D शेप जैसे कि एक ट्रायंगल अगर हम एक ग्राफ पेपर के ऊपर रखते हैं तो हम यूनिट्स को यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, यूनिट स्क्वायर्स को 1 2 3 4 5 6 ऐसे। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन ये बात को लेके होगी कि यहाँ पे ऐसे भी कुछ स्क्वायर्स है जो कि ये शेप के अंदर नहीं है, तो ऐसे इनकम्प्लीट स्क्वायर्स को किस तरह से काउंट करना है। तो ये सिखाने के लिए बच्चों को ऑलरेडी कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया का आइडिया होना चाहिए। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी है, तो ये इंट्रोडक्शन के लिए ये सही एक्टिविटी नहीं है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आस्किंग स्टूडेंट्स टू डिवाइड ए 2D शेप इनटू स्मॉलर इक्वल पीसेस। फिर से अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे बीच में कट करते हैं तो इसे 2 इक्वल पीसेस बना सकते हैं, लेकिन इसके बाद में हम इस ट्रायंगल को और भी छोटे छोटे पीसेस में कट करना है तो किस तरह से कट करेंगे। तो क्योंकि अगर ऐसे करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले पीस जो है वो छोटे रहेंगे और नीचे वाले पीस बड़े रहेंगे। तो इस तरह से बच्चों को ऑलरेडी एरिया का आइडिया होना चाहिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इक्वल पीसेस ऐसे ट्रायंगल को कट करने के लिए उनको एरिया को मेजर करके वो एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा इनटू पीसेस। तो ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आस्किंग स्टूडेंट्स टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ वेरियस शेप्स। अब पेरीमीटर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है हाउ टू फाइंड आउट, राइट। क्योंकि अगर हमें इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो फाइंड आउट करना है तो हमें मालूम रहना चाहिए कि किस तरह से हमें ये 3 साइड्स को ऐड करेंगे। अगर एक सर्कल दिया गया तो सर्कल का पेरीमीटर का एक फॉर्मूला होता है जिसे हमें यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से पेरीमीटर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इसे भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहला वाला जो एक्टिविटी है वो बोल रहा है कि आस्किंग स्टूडेंट्स टू सुपर इम्पोज 2D शेप्स एंड कंपेयर देयर साइजेस। अब ये सबसे सिंपल एक्टिविटी है। जैसे कि एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के ऊपर हम एक ट्रायंगल को सुपर इम्पोज करते हैं, उस ट्रायंगल के ऊपर हम एक सर्कल को सुपर इम्पोज करते हैं, तो हम ये डिफरेंट शेप्स के एरियाज़ को हम अब कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आस्किंग स्टूडेंट्स टू सुपर इम्पोज यानी एक के ऊपर एक रखना 2D शेप्स एंड कंपेयर द साइजेस, ये सबसे सिंपल एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्लास में। द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर्स इज ए होल नंबर, यानी जब हम 2 होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है, जो सम है, वो भी एक होल नंबर ही रहेगा। तो नंबर्स के इस प्रॉपर्टी को, होल नंबर्स के इस प्रॉपर्टी को क्या बुलाया जाता है? यह है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि 3 एक होल नंबर है, 4 भी एक होल नंबर है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें एक होल नंबर ही मिलेगा। तो यह है क्लोजर प्रॉपर्टी। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं रिवीजन के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है हम नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट है उस फॉर्मूला का या फिर उस मैथमेटिकल ऑपरेशन का वो नहीं बदलेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 2 ×
3 + 4 करना चाहते हैं तो हम इस 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि 2 × 3 2 × 4। जब इन दोनों का रिजल्ट हम ऐड करते हैं तो हमें सेम ही आंसर मिलेगा, तो इसका मतलब है हम 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है नंबर्स कम्यूट कर सकते हैं, होल नंबर्स, जैसे कि 2 जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड पहुंच जाता है और 3 जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड पहुंच जाता है। तो 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, वैल्यू चेंज नहीं होता, तो नंबर्स कम्यूट करते हैं लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है हम नंबर्स का एसोसिएशन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पहले अगर हम 2 + 3 ऐड करते हैं जो कि एक एसोसिएशन में है, और उसके बाद जो सम मिलता है उसको अगर हम 4 ऐड करते हैं तो भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा अगर हम नंबर्स का एसोसिएशन चेंज करते हैं। तो जैसे कि पहले 3 + 4 को हम ऐड करते हैं, फिर वो सम को हम 2 ऐड करते हैं तो भी रिजल्ट सेम रहेगा। तो इसका मतलब है हम नंबर्स का एसोसिएशन जो है वो चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो नेट रिजल्ट, नेट वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्लोजर प्रॉपर्टी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट है नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज टू टीच नंबर्स एंड नंबर कॉन्सेप्ट्स एंड हायर एम इज टू टीच मेजरमेंट्स। यानी मैथमेटिक्स सिखाने का जो पहला एम, टारगेट या प्रायोरिटी है वो है टू टीच नंबर्स एंड नंबर कॉन्सेप्ट्स। ये ठीक ही लग रहा है। उसके बाद हमें मेजरमेंट सिखाना है। अब मैथमेटिक्स में सिर्फ नंबर्स और मेजरमेंट्स ही नहीं होते, और भी बहुत कुछ होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज टू टीच प्रिसाइज कैलकुलेशन एंड हायर एम इज टू टीच कैलकुलस। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कैलकुलस करने के लिए भी हमें प्रिसाइज कैलकुलेशन लगते हैं, और पहले हम प्रिसाइज कैलकुलेशन सिखाएंगे फिर बाद में कैलकुलस सिखाएंगे, ये डेफिनेटली मैथमेटिक्स का टारगेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज टू डेवलप न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल्स। न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल्स यानी बेसिक नंबर रिलेटेड स्किल्स, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं, पहले हम वो सिखाएंगे। उसके बाद में जो हायर एम, जो नेक्स्ट लेवल एम है, टारगेट है, वो ये है कि हमें बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक मेन एम, ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सिचुएशंस होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए किस तरह से हम मैथमेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं, ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स यानी बेसिक नंबर रिलेटेड स्किल्स सिखाना है, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाना है, ना कि उन्हें मैथमेटिक्स एक्सपर्ट बनाना है, राइट। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये एनसीएफ का एक एम या फिर टारगेट भी है। और लास्ट वाला है नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज टू डेवलप मैथमेटिकल लैंग्वेज एंड हायर एम इज टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकल लैंग्वेज और वर्ड प्रॉब्लम्स वो तो मैथमेटिक्स सीखने का एक हिस्सा है, ये हमारा टारगेट नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इन ए मैथमेटिक्स क्लासरूम यानी एक मैथ्स क्लासरूम में एम्फोसिस यानी इंपॉर्टेंस इनमें से कौन से चीज़ पे देना चाहिए? ओनली मैथमेटिकल कंटेंट। अगर हम मैथमेटिक्स क्लास में सिर्फ मैथमेटिकल कंटेंट ही सिखाएंगे और उसे रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि ये मैथमेटिक्स हम किस लिए सीख रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, राइट। तो ये एक बहुत ही बोरिंग तरीका होता है मैथ सिखाने का, और बच्चों का इंटरेस्ट भी जल्दी उठ जाएगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट, मैथमेटिकल प्रोसेस एंड रीजनिंग, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है, क्योंकि हम जब मैथमेटिकल प्रोसेस सिखा रहे हैं, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद हम कुछ रीजनिंग भी सिखाते हैं, यानी ये प्रोसेसेस क्यों है, इन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इन रियल लाइफ। तो प्रोसेस और उनका रीजनिंग और पर्पस, ये भी अगर हम सिखाते हैं तो बच्चे इसे रियल लाइफ सिनारियोस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं और ये बेहतर सीख पाते हैं, उनका इंटरेस्ट भी बना रहता है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, सिर्फ मैथ्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करते रहेंगे तो जल्दी बोर हो जाएंगे, वो भी अगर वो मैथ प्रॉब्लम्स रियल लाइफ से कनेक्टेड नहीं है तो बच्चों को इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। और फॉर्मल मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स यानी फार्मूलास, राइट, और प्रोसेस जैसे कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो सिर्फ फार्मूलास और प्रोसेस पे अगर हम फोकस करेंगे और इसे रियल लाइफ से नहीं जोड़ेंगे तो ये भी एक गलत प्रोसेस होगा, एक गलत अप्रोच होगा। तो इसका मतलब है हमें मैथमेटिक्स क्लासरूम में ना केवल मैथमेटिकल प्रोसेसेस सिखाना है, बल्कि उनके पीछे रीजनिंग क्या है, उनका पर्पस क्या है, उसे किस तरह से यूज़ किया जाता है, वो भी हमें सिखाना चाहिए।
एक क्लासरूम में एक टीचर जो है वो एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम देती है, 360 + 55 इज इक्वल टू व्हाट। और उस क्लास के मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट यानी बहुत सारे बच्चे जो है वो एक ही तरह के मिस्टेक करते हैं। जैसे कि वो ऐड करते हैं ऐसे 0 + 5 5, 6 + 5 11, तो यहाँ पे 11 लिख दिया है, और 3 + 0 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया है। इसका मतलब है यहाँ पे उनको 1 लिखना था और 1 को कैरी करना था, लेकिन वो कैरी करना भूल गए या फिर उन्हें कैरी करना नहीं आता। तो अब इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अब बच्चे ये मिस्टेक जो कर रहे हैं ये कुछ मिसकॉन्सेप्शन या फिर एक कन्फ्यूजन की वजह से है। तो इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट अगर हम रिविजिट करेंगे या फिर रिवाइज करेंगे तो हम बच्चों के इस मिसकॉन्सेप्शन या फिर ये कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फॉरवर्ड काउंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम 3 डिजिट एडिशन की भी बात नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस की भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे एडिशन विथ रीग्रुपिंग, क्योंकि बच्चों को एडिशन विथ रीग्रुपिंग ठीक से नहीं आता, तो उसी वजह से वो ये मिस्टेक कर रहे हैं। तो अब ये एडिशन विथ रीग्रुपिंग क्या है, तो पहले हमें जान लेना चाहिए कि ये रीग्रुपिंग क्या है। वेल, जब हम 2 नंबर को ऐड करते हैं तो हम कैरी करते हैं, या फिर जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम बोरो करते हैं एक नंबर को, राइट। तो ये कैरी करना और बोरो करना जो है वो रीग्रुपिंग कहलाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बच्चों ने रीग्रुपिंग नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने कैरी करना या तो भूल गए हैं या फिर उन्हें कैरी करना नहीं आता। तो इसका मतलब है एडिशन विथ रीग्रुपिंग को अगर हम रिविजिट करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो बच्चे का ये मिसकॉन्सेप्शन या फिर जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन 1। यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं अबाउट मैथमेटिक्स, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, यानी इनकरेक्ट है, गलत है। पहला है मैथमेटिक्स इज अ डिसिप्लिन विथ मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी मैथमेटिक्स में बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये करेक्ट इसलिए क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स के बाद मैथमेटिक्स में जो भी हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स के बाद जब आप अलजेब्राइक इक्वेशंस की तरफ बढ़ते हो, यानी एक्स और वाई का इस्तेमाल करना शुरू करते हो, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ही तो है। तो इस तरह से हायर लेवल मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से ही बना हुआ है। तो मैथमेटिक्स इज अ डिसिप्लिन विथ मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, देर इज जस्ट वन करेक्ट वे ऑफ अप्रोचिंग द सोल्यूशन टू अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यानी कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन होता है, एक करेक्ट मेथड होता है। ये गलत है। ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि हमने अपने वीडियोस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हम मल्टीपल मेथड्स या फिर मल्टीपल अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक अलजेब्राइक अप्रोच हो सकता है, एक अरिथमेटिक मेथड हो सकता है, ज्योमेट्रिक मेथड हो सकता है, कॉमन सेंस मेथड हो सकता है। तो इस तरह से मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही करेक्ट वे होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। और क्योंकि हमें यहाँ पे नॉट ट्रू आइडेंटिफाई करना है, तो ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पीपल हु कैनॉट रीड एंड राइट, यानी जो अनपढ़ होते हैं, उनको भी मैथमेटिक्स का नॉलेज हो सकता है, होता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हम कई बार देख सकते हैं कि जो मर्चेंट्स होते हैं, जो विलेजेस में कुछ लोग होते हैं जो कि कभी स्कूल ही नहीं गए हैं और उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन उनको इतना तो मैथमेटिक्स ज़रूर आता है कि वो डे टू डे लाइफ में, उनके रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जितना मैथमेटिक्स उनको चाहिए उतना मैथमेटिक्स तो उनको आता है। तो इसका मतलब है कि वो लोग जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता उनको भी कुछ मैथमेटिकल नॉलेज होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर लास्ट है, मोस्ट ऑफ द सब ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स आर इंटरकनेक्टेड, यानी मैथमेटिक्स के जो सब ब्रांचेस होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे कि ज्योमेट्री जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्टेड है, ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस से कनेक्टेड है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स के सब ब्रांचेस जो है वो इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमें 4 नाम दिए गए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा नाम है जो एसोसिएटेड है विथ अ मॉडल ऑफ ज्योमेट्रिकल डेवलपमेंट जो डिस्क्राइब करता है लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिक रीजनिंग की। तो ज्योमेट्रिक रीजनिंग आपको याद होगा, लेवल 1 है विजुअलाइजेशन, लेवल 2 है डिस्क्रिप्शन या फिर एनालिसिस, लेवल 3 है एब्स्ट्रैक्शन, फिर डिडक्शन, फिर रिगर। ये हम यहाँ पे वैन हील्स लेवल की बात कर रहे हैं, राइट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन या फिर इसका थोड़ा वेरिएशन डेफिनेटली आता ही है।
तो आपको याद रखना है कि जब भी हम ज्योमेट्रिक रीजनिंग या फिर लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिक रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो हम वैन हील्स लेवल्स की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन पेपर के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या फिर फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, और इस वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपके दोस्त भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपसे फिर से मिलता हूँ बहुत ही जल्द इस वीडियो सीरीज़ के अगले वीडियो में, जिसमें हम 30 और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक और क्वेश्चन पेपर से। तो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।